आइए और बात करें, और एक दो क्वेश्चन लगाएं। अपन ने दो क्वेश्चन लगाए, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर और इलस्ट्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई x इंटू साइन एक्स की पावर 2n dx होल अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। आइए थोड़ी सी और फील लें किंग और क्वीन प्रॉपर्टी की। ओके, वापस से x अलग से दिख रहा है तो शायद हमारे मन में आ चुका है क्या करना है। सबसे पहले हम किंग लगाएंगे। जब किंग लगाएंगे तो अरे ये नहीं, ये चाहिए। हाँ, जब किंग लगाएंगे तो यहां पर और कोई चेंज नहीं आएगा, केवल x की जगह 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा क्योंकि सबकी पावर इवन है। तो साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx जोड़ दीजिए, किंग एन एडी करते हैं, आई 2 पाई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एक्स की पावर 2n होल अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। क्लियरली इसमें एक बार क्वीन लग सकती है, तो 2i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, वही सेम चीज ही आ जाएगी। अरे तेरी, इसमें फिर से क्वीन लग सकती है, देखिए ध्यान से, क्योंकि अभी भी अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो 2i इज इक्वल टू 8 पाई और ये पाई बाई 2 तक गाड़ी पहुंच जाएगी। साइन एक्स की पावर 2n dx होल अपॉन कॉस एक्स की पावर 2n प्लस साइन एक्स की पावर 2n। तो यहां पर काट दें, कटना तय है। तो 2 4 जा 8 होता है, टेबल याद है हमको 2 की। तो वापस से आप किंग लगा देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स की पावर 2n dx होल अपॉन कॉस एक्स की पावर 2n साइन एक्स की पावर 2n। जोड़ दीजिए, आई 2i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx। कॉपी कर लीजिए। तो किंग प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी देख लिया हमने। प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि भैया टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं और हम लगातार प्रॉपर्टीज की स्टडी करते चले आ रहे हैं। आखिरी प्रॉपर्टी 8, इसका नाम है जैक प्रॉपर्टी। जैक प्रॉपर्टी मेजर जो टाइम लगता है वो किंग प्रॉपर्टी में लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज भी किंग प्रॉपर्टी का ही आता है। सबसे ज्यादा यूज भी किंग प्रॉपर्टी का था, क्वीन प्रॉपर्टी समझ गए। अब आइए जैक प्रॉपर्टी यूज करनी है फॉर पीरियोडिक फंक्शंस। ये जो जैक प्रॉपर्टी है ये मेनली पीरियोडिक फंक्शंस के लिए है। मेनली क्या, पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही है। अब जरा सोचो कि एफ एक्स, ये अल्फा क्यों बन जाता है ना, सोचो कि एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। मान लीजिए एफ एक्स पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी है, तो जरा देखिए तो सही क्या होगा। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड टी तो 0t 2t 3t 4t 5t। अब ये समझिए कि जैसा ग्राफ, जो भी ग्राफ 0 से t में है, वॉट एवर ग्राफ इट इज, मान लो ऐसा ग्राफ है, तो यही का यही ग्राफ बार बार रिपीट करता जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इस पूरे, अब आइए अब हम बात करते हैं। अब मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं m एंड n आर इंटीजर्स। m और n दोनों को दोनों क्या है, इंटीजर्स है। अब J1 जैक प्रॉपर्टी में अपने आप में 2-3 बातें उनको देखना है। पहली प्रॉपर्टी कि 0 से nt तक का जो एरिया होगा वो n टाइम्स 0 से t तक का एरिया होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर तुमने m और n को इंटीजर कही दिया है, अगर तुमने m और n को इंटीजर कही दिया है तो 0 से 3t तक का एरिया विल बी 3 टाइम्स 0 से t तक का एरिया। 0 से 4t तक का एरिया विल बी 4 टाइम्स 0 से t तक का एरिया।
यहीं पर इसके भैया से मिलो J2। J2 महाराज बोलते हैं कि MT से NT तक का एरिया और कुछ नहीं n-n टाइम्स 0 से T तक का एरिया। भैया ने बिल्कुल कॉमन सेंस की बात बोल दी। कितने पीरियड आ रहे हैं, m और n इंटीजर हैं, तो MT से NT के बीच में कितने पीरियड आएंगे, n-m पीरियड आएंगे, तो n-n टाइम्स एक पीरियड का एरिया। एक सिंगल पीरियड का एरिया ये है, दिस इज सिंगल पीरियड का एरिया, ऐसे मार्क कर देते हैं ये सिंगल पीरियड का एरिया। तो 0 से NT तक में कितने पीरियड हैं, n पीरियड हैं, क्योंकि आपन ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि m और n दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो 0 से n पीरियड्स हैं, n टाइम्स सिंगल पीरियड का एरिया। ऐसे ही MT से NT में कितने पीरियड है, n-m पीरियड है, तो n-n टाइम्स दिस। अब यहीं पर आ जाइए J3। J3 कहता है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a प्लस NT b प्लस NT fx dx। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में पीरियड का कोई भी मल्टीपल जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस ही फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो पीरियोडिक है, जो वैल्यू f ऑफ x की वही f ऑफ a प्लस NT की वैल्यू है, जो वैल्यू f ऑफ b की है वही वैल्यू f ऑफ b प्लस NT की है। J4 आखिरी चीज, चार चीजें हैं जैक प्रॉपर्टी में, अपने आप में चार चीजें हैं, J1 J2 J3 और J। ये चारों की चारों कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड की जा सकती हैं, चाहो तो हम इनको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव के बजाय उनको कॉमन सेंस से समझें, क्योंकि अगर आप उनको कॉमन सेंस से समझ लेंगे तो उनका एप्लीकेशन बड़ा इजी हो जाता है। भाई पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड T है, तो T इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, जैसा बिहेवियर, जो ग्राफ, जो एरिया, जो हरकत 0 से T में होगी वही T से 2T में, 2T से 3T में, 3T से 4T में वही का वही बिहेवियर रिपीट करता जाएगा। तो जितना एरिया एक पीरियड में होगा तो 3 पीरियड में उसका 3 गुना एरिया, 6 पीरियड में उसका 6 गुना एरिया। ये देखिए, तो J1 J2 J3 बता दिया मैंने। J3 मैंने समझा दिया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में पीरियड का कोई भी मल्टीपल जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ता। J4 एक अलग ही प्रॉपर्टी है, इस पर ध्यान देंगे, J4 पर ध्यान देंगे। A से B fx dx, J4 प्रॉपर्टी कंडीशनल प्रॉपर्टी है। कंडीशनल प्रॉपर्टी का मतलब, आइए समझाऊं, कंडीशनल प्रॉपर्टी को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। इज इक्वल टू इफ B माइनस A इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ T। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मैंने ये तो नहीं बोला कि अपर लिमिट लोअर लिमिट खुद पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल हो ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट खुद पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएंगे तो स्पेशल केस हो जाएगा, वो तो J2 में आ ही चुका है। मैं कह रहा हूं कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है तो भैया आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, C एप्सिलॉन R। इसको रोलिंग कारपेट थ्योरम भी कहते हैं। ध्यान देना, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी नंबर जोड़ा जा सकता है। जैक प्रॉपर्टी बेसिकली पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी है, और जैक प्रॉपर्टी के अंदर ये चार बातें निकल के आती हैं, J1 J2 J3 और J4। सब सिंपल है। J1 0 से n टाइम्स, इसमें n पीरियड्स का एरिया, n टाइम्स सिंगल पीरियड का एरिया। इसमें कितने पीरियड हैं, n-m पीरियड हैं, तो n-n टाइम्स सिंगल पीरियड का एरिया। अगर पीरियड का कोई भी मल्टीपल अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ सकते हैं, सेम मल्टीपल, नीचे NT जोड़ा तो ऊपर NT जोड़ना। और अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस पीरियड का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है क्या, अगर उनका डिफरेंस पीरियड का मल्टीपल है, पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो भाई साहब गजब ही रास्ता खुल गया। आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी नंबर जोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कॉपी कर लीजिए। ओके, ये हो गई जैक प्रॉपर्टी। जैक प्रॉपर्टी का ख्याल मन में आमतौर पर तभी आएगा जब आपके पास पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। अगर पीरियोडिक फंक्शन नहीं होंगे
तो जैक प्रॉपर्टी का विचार 1 में आएगा ही नहीं। चलिए अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। यस, आइए इस पर बेस्ड कुछ कुछ सवाल ले, इनके सवालों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन 0 से 2n पाई मॉड साइन एक्स, ये अल्फा बन जाता है बार बार, ये मुझे पसंद ही नहीं है। मॉड साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन एक्स बाई 2 dx। ये क्वेश्चन आईटी में आया था, चुन्नू सवाल है। यहां पर एक बहुत विशेष बात है, ध्यान देखो, इस हिस्से को ध्यान देखिए। कितना भी माथा पटक लो, सर फोड़ लो, खून निकाल लो, साइन एक्स 0 से 1 ही रहेगा। यानी भैया ये जो साइन एक्स बाई 2 है ये 0 से हाफ ही रहेगा। बोलो हाँ। और अगर ये 0 से हाफ रहेगा तो ये आपको बुद्धू बनाने के लिए लिखा गया है। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बोलिए हाँ। तो यानी इसका मतलब ये वाला हिस्सा किसी काम का नहीं है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 है। अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 है तो यहां पर ये चीज, अच्छा आप मॉड साइन एक्स को देखिए, चलो धीरे धीरे लिख के समझाता हूं। 2n पाई मॉड साइन एक्स dx। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। तो 2n को बाहर की ओर निकाल लीजिए, तो 2n टाइम्स 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx, ये आ गया निकल के 2n टाइम्स 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx। आप ध्यान देखिए, मॉड साइन एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन किंतु एंड परंतु 0 से पाई में तो साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन एक्स dx। इसके आगे तो आप लोग कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन मैं करके बताऊं, ध्यान देंगे इन क्वेश्चंस पर। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना था 0 से 1000 तक e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आइए इसको करें। बेसिकली लिखा हुआ है 0 से 1000 तक e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब यार फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड 1, e की पावर फ्रैक्शन पार्ट x का पीरियड भी 1, तो ये आ जाएगा 1000 टाइम्स 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसके बराबर है? x के ही बराबर। तो ये आ जाएगा 1000 टाइम्स 0 से 1 e की पावर x dx। कॉपी कर लीजिए। जैक प्रॉपर्टी चल रही है, आइए जैक प्रॉपर्टी पर और सवाल देखें। एक बहुत अच्छा सवाल जैक प्रॉपर्टी पर बेस्ड, इंटीग्रेशन 0 से 2000 पाई 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। चलिए बात करते हैं इसकी। साइन एक्स का पीरियड खुद का 2 पाई होगा, तो उसके कॉम्बिनेशन से कोई भी फंक्शन बनाओगे उसका पीरियड 2 पाई ही हो जाएगा। तो 2 पाई छोड़कर आप 1000 को बाहर निकाल लीजिए, तो 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। इसको आई मान लेते हैं, किंग लगा दीजिए। जब आप इसके अंदर किंग लगा देंगे तो 0 से 2 पाई dx अपॉन साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा मामला सेट कर देंगे। 0 से 2 पाई e की पावर साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। जोड़ दीजिए आई आई 2i, और ये चीज बन जाएगी 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई 1 dx। कर लेंगे इसके आगे आप लोग, कोई विशेष बात नहीं है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आइए ले। ओ लेकिन उस क्वेश्चन के लिए जगह तो है हमारे पास। आईआईटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। आईआईटी में क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन 0 से 2n पाई मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा साइन इनवर्स साइन एक्स dx। पहले भी क्लास में बताया हुआ है, फिर बता देता हूं कि अगर मैक्स और मिन का कोई सवाल है, अगर मैक्स और मिन का कोई सवाल है तो वह सवाल मैक्स और मिन का बिना ग्राफ बनाए नहीं होगा। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो सुनो और समझो, साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई ही होता है और साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई ही होता है। तो अल्टीमेटली जो भी इसका फंक्शन निकल के आएगा उसका पीरियड 2 पाई तो होगा ही। तो हम यहां से n बाहर निकाल लेते हैं,
और सिर्फ देखेंगे 0 से 2 पाई में साइन एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स। अब मैक्स का मतलब है दोनों में से जब जो बड़ा होगा वो लेना है, तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, और ग्राफ हमको केवल बनाना है 0 से 2 पाई में। ग्राफ हमको केवल बनाना है 0 से 2 पाई में, एक्स और ये वाई। साइन एक्स कहां से कहां तक जाएगा? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होगी। साइन इनवर्स साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगी और साइन इनवर्स साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू -π/2 होगी। हमको ग्राफ सिर्फ 0 से 2 पाई में बनाना है, तो 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये सब मार्क कर लिया, बाउंड्री उंड्री बना ली। आइए अलग अलग रंग से बनाएंगे। सबसे पहले येलो कलर से बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स, तो 0 पर 0, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1, 2 पाई पर 0। ये लीजिए, ये ग्राफ बना लिया हमने। एक अच्छा सा कलर चुनते हैं, ये मेरा फेवरेट है ग्रीन। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इस फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर से बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 पर तो 0, π/2 पर इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगी, फिर ये पाई पर वापस 0 पहुंच जाएगा और फिर माइनस, ये बनेगा ग्राफ। ITF के चैप्टर में ये बन गया ग्राफ फ्लोरेसेंट। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन है पाई माइनस एक्स, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। स्ट्रेट लाइंस हैं। ग्राफ को देखकर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कहां कब कौन बड़ा है, कहां कब कौन बड़ा है। तो n टाइम्स 0 से π/2 में तो आपको x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। π/2 से पाई में कौन ऊपर है भैया? पाई माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस पाई से 2 पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मिल गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैक्स मिन के कंसेप्ट को भी यूज करता हुआ और हल्की सी पीरियोडिसिटी को भी यूज करता हुआ, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिसिटी नहीं ध्यान होगी तो n को बाहर नहीं ला पाएंगे, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ नहीं बना पाएंगे। कॉपी कर लीजिए। इस लाइन के लिए हम इसको लिखने के लिए हमको मैक्स देखना है। मैक्स मतलब कौन ऊपर है? 0 से π/2 में ये ऊपर है, π/2 से पाई में ये ऊपर है, और पाई से 2 पाई में अपना ये साइन एक्स ऊपर है। मैक्स का मतलब जो ऊपर है वो लेना है। कॉपी करिए। यहां पर आके हम लोगों ने 8 की 8 प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर लिया है। तो मैंने बताया था कि भैया डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के, डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका था यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा था उसका यूज करके। वो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा था उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे हमने समझा ही दिया कि भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे लगना है, या रिजल्ट्स कैसे होने वो अपन समझ गए। दूसरा तरीका था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की मदद से ऐसे ऐसे फंक्शन को भी इंटीग्रेट करा जा सकता है जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेबल भी नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मेथड की, और इसके बाद कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। मैंने बताया था कि भैया डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के 3 तरीके हैं। इन्हीं 3 तरीकों की स्टडी है बेसिकली चैप्टर। उसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, भी पढ़ेंगे। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के टोटल 3 तरीके हैं। मेथड 1 यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मेथड 2 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड मेथड 3 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एक बात और आई थी कि भैया डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया। कैसे एरिया देता है, क्यों एरिया देता है?
आइए बात करते हैं। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मेथड 3, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसको ध्यान से सुनेंगे कि मैं जो बताने जा रहा हूं इस पर बेस्ड दो प्रकार के गजब के सवाल बनते हैं। अगर ये थ्योरी क्लियर हो गई तो दोनों प्रकार के गजब के सवाल आप कर पाएंगे। चलो, एक बार दो किसान लड़ते लड़ते न्यूटन के पास पहुंच गए। न्यूटन अपने काम कर रहे थे, दोनों किसानों में झगड़ा हो रहा था, खेत का बंटवारा करना था। तो उन्होंने बोला कि खेत, न्यूटन आप बड़े आदमी हैं, इसको आधा आधा बांट दीजिए। तो उन्होंने खेत को, जैसा ऊट पटांग सा खेत था, तो न्यूटन ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं बांट दूंगा, मैं न्यूटन हूं। खैर, तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए खेत की ये बाउंड्री है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये x और ये y, और ये खेत का एरिया मुझको चाहिए x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक एरिया चाहिए। तो न्यूटन ने बोला अभी मेरी इच्छा है कि ये एरिया मैं कैलकुलेट करूं, दिस एरिया आई वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लाइंग बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। इसके लिए न्यूटन ने बोला क्यों ना इस पूरे एरिया को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ लिया जाए। तो उसने इस पूरे हिस्से के ए से बी के n टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? n टुकड़े। ऐसे 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 n टुकड़े उसने कर दिए। तो एक टुकड़े की विड्थ आ जाएगी b माइनस ए अपॉन n, क्योंकि ये टोटल विड्थ थी b माइनस ए, और n टुकड़े किए। एक टुकड़े की विड्थ को हम h कह देते हैं। तो अगर h के टर्म में लिखना चाहें तो ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है, आप ध्यान देखेंगे, ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये a प्लस h आ जाएगा। ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये a प्लस 2h आ जाएगा। ऐसे करते जाएं। ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू h आ जाएगा। और b को लिखना चाहें तो a प्लस एन एच भी लिख सकते हैं, ये आ गया। और a को अगर आप लिखना चाहें तो a प्लस 0h भी लिख सकते हैं। फिर न्यूटन ने बोला कि भाई ये छोटे 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 रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हाइट को रेक्टेंगल की हाइट ले लेते हैं, रेक्टेंगल की हाइट ले लेते हैं। तो जैसे पहले वाले रेक्टेंगल की हाइट हम ये ले लेते हैं दिस, दूसरे रेक्टेंगल की हाइट ये बाद वाली हाइट ले रहे हैं। भाई रेक्टेंगल क्या है कि ये रेक्टेंगल है, इसकी बेस तो हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये चीज ऐसे कर्व्ड है। तो हाइट लेने के लिए आपके पास दो चॉइस है, या तो पहली वाली हाइट ले लें या बाद वाली हाइट ले लें। तो हम बाद वाली हाइट ले रहे हैं, एनसीईआरटी बाद वाली हाइट। यहां पर इसकी हाइट ये आ जाएगी, इसकी हाइट ये आ जाएगी, इसमें बाद वाली हाइट ये आ जाएगी। कुछ कुछ जगह एक आध छूट जाएंगे, जैसे यहां पर अगर हम बाद वाली हाइट लेंगे तो ऊपर छोटा सा ट्रायंगल छूट जाएगा, कुछ जगह छोटे छोटे ट्रायंगल जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अप्रॉक्स एरिया कह सकते हैं बेस इंटू इसकी हाइट प्लस बेस बेस इंटू इसकी हाइट करते 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 प्लस बेस इंटू NH। यानी आप चाहें तो अप्रोक्सीमेट एरिया, फिर गलत, अप्रोक्सीमेट एरिया है ये, तो ऐसा अप्रोक्सीमेट एरिया, यानी हम चाहें तो एरिया को अप्रोक्सीमेटली ठीक ठीक ऐसे लिख सकते हैं, H इंटू समेशन F ऑफ A प्लस RH, R की वैल्यू 1 से N। R की वैल्यू 1 से N लेने का ये फायदा है कि जो समेशन ऑफ सीरीज में आपने समेशन ऑपरेशन पढ़ा है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन ने उनको बोला भाई अप्रोक्सीमेट एरिया इतना है। वो दोनों न्यूटन को घूरने लगे, उन्होंने बोला अप्रोक्सीमेट एरिया नहीं चाहिए, एग्जैक्ट शुद्ध एक्यूरेट प्रिसाइज एरिया बताइए आप न्यूटन हैं। न्यूटन ने बोला ठीक है भैया, अगर इन चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल्स का एरिया 0 हो जाए, कुछ जगह चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, कुछ जगह चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल छूट गए हैं, लेकिन अगर इन ऊपर बनने वाले चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल्स का एरिया 0 हो जाए तो ये एरिया बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल की हाइट तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन हर चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल की विड्थ h है। तो अगर मैं चिन्ह मिन्ने ट्रायंगल के बेस को 0 कर दूं
तो चिन्ह में ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। बेस को 0 करने का मतलब h को 0 करना, h को 0 का मतलब n को इन्फिनिटी करना। तो न्यूटन बाबा ने बोला कि लीजिए एग्जैक्ट एरिया इज लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, h को मैं लिख देता हूं b माइनस ए अपॉन एन इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये लीजिए, ये न्यूटन ने बोला कि दिस इज द एग्जैक्ट एरिया, ये है एग्जैक्ट एरिया। b माइनस ए अपॉन एन लिमिट। उसके बाद न्यूटन खाना खाने बैठ गया, न्यूटन के डब्बे में एक पर्ची मिली, ये अरे समेशन तो हमने लिखा ही नहीं, रह गया, देखिए हो b माइनस ए अपॉन एन समेशन। तो इसी में सबको सेट करना पड़ेगा, जगह की कमी है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो h लिमिट, h तो बाहर निकाल n, तो यहां आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी b माइनस ए अपॉन समेशन आर, ये रहा वो समेशन हमारा रह गया था। फिर न्यूटन को डब्बे में एक पर्ची मिली, खाने के डब्बे में पर्ची में लिखा था पुट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी समेशन को इंटीग्रेशन, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी समेशन को इंटीग्रेशन रख दो, 1/n को dx रख दो, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लिखोगे अपर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाय n, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, एंड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लिखोगे लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाय n। ऐसी पर्ची उसको डब्बे में मिली कि आप ऐसा पुट कर दीजिए। उसने सोचा कि पर्ची मिली है तो करके देखता हूं, तो एरिया की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई। अब ध्यान से सुनना है, लिमिट और अच्छा रंग बदल लेते हैं, लिमिट और समेशन मिलके ये बन गया इंटीग्रेशन। 1/n दिख रहा है यहां पर, वो इधर चला गया, वो बन गया dx। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे मिलेगी, अपर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाय n, n अपॉन n 1, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाय n, n अप्रोच इन्फिनिटी 1/n, और n इंफिनिटी आ रहा है तो 1/इंफिनिटी 0। b माइनस है तो b माइनस ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। इसे हैंग सा हो जाता है कभी कभी, फिर ऐसे करने से यार, और यहां पर हमारे पास निकल के आ जाएगा, अरे अभी तो ग्राउंड ये अच्छा पूछता है ये, dx को थोड़ा दूर लिख देते हैं, जगह चाहिए हमको, और यहां पर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज रह गई, r/n को यहां से r/n इसको वाइट में लिख देते हैं, एक चीज तो रह गई, r/n को x, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। इसकी मदद से इसको हम कहेंगे पर्ची, न्यूटन्स पर्ची। तो न्यूटन्स पर्ची की मदद से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, पर न्यूटन इतने पर नहीं माना, न्यूटन ने पुट कर दिया a प्लस बी माइनस ए एक्स को t, तो b माइनस ए डी एक्स बिकम्स डी टी, तो एरिया निकल के आ गया b माइनस ए डी एक्स डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, और t की वैल्यू देखिए x को 0 रखेंगे तो a से b, तो न्यूटन ने नाम बदल दिया t को x, तो एरिया निकल के आ गया इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स dx। इसीलिए इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स dx a से b तक फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया देता है, ये इसका प्रूफ है। और ये एल्जेब्रिक एरिया क्यों देता है, क्योंकि रेक्टेंगल के हाइट के लिए आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज किया है, उसका मॉड नहीं लिया है। तो जहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉजिटिव होगी वो एरिया जुड़ेगा, जहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन नेगेटिव होगी वो एरिया घट जाएगा। तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है वो जुड़ता हुआ आएगा, और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है वो घटता हुआ आएगा। इसीलिए
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स गिव्स यू एरिया, एल्जेब्रिक एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। कहां से कहां? एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। और यह सब संभव हुआ है न्यूटन्स पर्ची की वजह से। ये ध्यान रखना है, पर्ची को कॉपी करें और बात करेंगे। अब इधर ध्यान देखिए, तो यहां पर ये न्यूटन्स पर्ची बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर का नाम हम रख देते हैं पर्ची। तो पर्ची बिल्कुल ध्यान रखनी है, किसको क्या सब्स्टिट्यूट करने से ये बना है। अब सुनना है ध्यान से। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए ध्यान से कैसे पिछले बोर्ड पर हमने कन्वर्ट किया इस चीज को इस चीज में। तो अल्टीमेटली ये और ये तो बराबर ही है। तो यही चीज हम यहां बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखा जा सकता है लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी बी माइनस ए अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, या आर बाय एन बल्कि लिख दें उसको, तो और आपको फेवर महसूस होगा। आर बाय एन ही इनफैक्ट होना चाहिए, आर बाय एन ये लिख सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड डेफिनिट इंटीग्रल, then it is called evaluating definite integral by first principles or AB initio method। तब वो कहलाता है evaluating definite integral first principle। एक बात और देखिए, ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है सम की लिमिट है। Definite integration is also called limit of sum। इसीलिए डेफिनिट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा उसको आप लिमिट ऑफ सम में ब्रेक कर सकते हैं। ये याद तो रखना है, लेकिन ये जो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, बेसिकली ये जो आता है ये आएगा ओनली इन बोर्ड। कोई आपको आईआईटी में ये नहीं बोलेगा कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इवैल्यूएट करो, है ना। आइए, तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो समझ लीजिए इस बात पर बेस्ड दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना, दूसरा इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना। तो इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के सवाल बोर्ड में आते हैं, और इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के सवाल आईआईटी में आते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड वाले सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं। मान लो कोई आपसे बोले, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर x dx बाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जो आपने गजब गजब के क्वेश्चन किंग क्वीन जैक से किए थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इजी क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इसका मेथड बड़ा सेट है। सबसे पहले सुनो ध्यान से, पहले a और b की वैल्यू रखो, फिर सेकंड स्टेप में फंक्शन की वैल्यू रखो। जैसे ये है तो मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर dx इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी b माइनस ए 1/n आ गया, समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n, f को f ही रहने दो, a कितना हो गया 1 प्लस r/n। ये हमेशा पहली बार में फंक्शन की वैल्यू मत रखो, पहली बार में सिर्फ a और b की वैल्यू रखो। अब फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन तो e की पावर x है। अब आप सेकेंड स्टेप में फंक्शन की वैल्यू रखा करो, उससे आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे। r इक्वल टू 1 to n e की पावर 1 प्लस r/n। अब इसकी जो पूरी लिमिट इवेल्युएट करेंगे वही इसकी वैल्यू है। चलिए इवेल्युएट करते हैं।
यहां से देखो e की पावर 1 को बाहर निकाल सकते हैं, e बाहर आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 बाई एन, समेशन r इक्वल टू 1 से n e की पावर r बाई एन। यहां पर देखिए e इंटू लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 बाई एन, समेशन को खोल दें e की पावर 1 बाई एन, e की पावर 2 बाई एन, करते 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 प्लस e की पावर n बाई एन। तो ये किस में बन गया? जीपी बन गया। तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा लीजिए 1 बाई एन। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 कॉमन रेशियो माइनस 1। ध्यान देंगे यहां पर, तो e इंटू लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 बाई एन। अब e की पावर n बाई एन e आ जाएगा, e की पावर 1 बाई एन इंटू e माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एन माइनस। अब देखिए मैं लिमिट कैसे लगाता हूं, इस 1 बाई एन को इसके नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, तो e की पावर 1 बाई एन इंटू e माइनस 1, n को धक्का दे दें, ये 1 बाई एन बन जाएगा। इस इतने से हिस्से को देखें तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 1। अरे लिमिट का चैप्टर याद है। और e की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1। तो कुल मिला के आंसर आपके पास निकल के आ गया e इंटू ई माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस ई। ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आंसर तो आपको पहले ही पता होता है जितना चुन्नू रहता इंटीग्रेट कर लो, बस ढंग से कैलकुलेशन करके हमको वो आंसर लाना होता है। तो ये होता है इवेल्युएटिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। इवेल्युएटिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेनली बोर्ड के अंदर है। और ध्यान रखने के लिए, नॉलेज के लिए ध्यान रखें कि हर डेफिनिट इंटीग्रेशन किसी ना किसी सम की लिमिट होता है। अभी इसका हम यूज भी करेंगे। कॉपी करिए पहले आप।